हेलो मेरे प्यारे बच्चे। आप कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं? स्वागत करती हूँ इंग्लिश केस। तो आपका टेस्ट किया गया था बीएसएससी की जो होता है आज आपका डिस्कस कर रहा है और हम आपको हिस्ट्री और पॉलिटी का डिस्कशन कराते हुए सिखाएंगे यहाँ आपको और आगे के लिए आएंगे। ठीक है, आपको चलिए हम लोग देख आपने देखा दिस द फॉलोइंग द सिविलाइजेशन फॉल पता है क्या सिंधुघाटी सभ्यता काल में पड़ता है। अगर आप किसी के शब्द को देखें यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का जो होता है हाफिंग और प्रोटोस्टोरिक पीरियड जो होता है सभ्यता का काल माना जाता है। आद्य कहा गया है आद्य हो ना कि आदि हो। याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता को तो आपको काल में लिया जाता है तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में जाता है ताकि आपको याद रहेगा। इसमें क्वेश्चन जो है राइज होता है। अगर हम थोड़ा सा देखें घाटी सभ्यता तो आप भाग में ले आप अर्ली मिडिल और आपको कहा जा सकता है आप इसको अर्ली मिडिल और ले सकते तो लेट में आप अर्ली को देखिए 100 से 2600 आ जाएगा आपका। और यहाँ पे आइएगा मिडिल में यानी सबसे सही में देखा जाए और अगर सबसे प्रकाष्ठा में देखा जाए अगर उसकी ग्रोथ इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्था को देखते हैं बड़ी करंट प्रचंडता पे देखते आपको 2600 से मेरी 100 के बीच और 1900 के बीच सिंधु घाटी सभ्यता अपनी पतन की बढ़ती चली आपको जानना है। तो सपोज दैट कि इतना डीपली जाके लेवल के एग्जाम में तो कुछ नहीं पूछा जाए। अब सवाल उठता है कि घाटी सभ्यता कहाँ घाटी सभ्यता के अधिकतर पाकिस्तान में है मेरे। और अगर उत्तर पश्चिम के मैप को देखें तो राजस्थान से लेकर गुजरात तक मध्य प्रदेश आइएगा वहां पे आपको दिखेगा क्या वहां पे अगर आप देख यानी कि भारत के आपको दिख क्या मेरे बच्चे आपको दिखेगा क्या घाटी सभ्यता का विस्तार जो है। तो आप जाते हैं जम्मू कश्मीर आइए आप इस जम्मू कश्मीर से आप गुजरात आइएगा और गुजरात से जैमाबाद महाराष्ट्र की तरफ पढ़िएगा और यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश में आपका एक स्थान पड़ेगा और यहाँ से आपका इस तरह से ट्रायंगल शेप आपका जो होता है इस तरह का शेप आपको खत्म हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में इतना ही क्वेश्चन आपको दिखा गया था। अब आद्य ऐतिहासिक काल की क्या है मेरे देखिएगा इसकी जो लिपि है वह पढ़ी आपको दिखेगा घाटी से लिपि जो होती है अभी तक में याद रखिए आपका उसका जो होता है आपका पार्ट नंबर क्वेश्चन है कि 800 से 600 वह काल को आप इस युग में रख सकते हैं। क्या मेरे प्यारे बच्चे जनरली जो होता है इसे ब्राह्मण युग कहा। ब्राह्मण युग का काल आपको देख 700 से 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच का जो काल होता है में ब्राह्मण युग कहा जाता है याद रखिएगा। तो अब सवाल उठता है कि ब्राह्मण युग का शुरुआत हुआ था कहाँ हुआ था। तो आप जब वैदिक से आइएगा ऋग्वैदिक काल में आपको दिखेगा क्या उत्तर वैदिक काल में भी आपको दिखेगा जो होता है उत्तर वैदिक का भी आपको और इसकी खूबियां क्या थी यानी कि 800 से अगर देखा जाए भारत में अगर पास देखा आप देखते अगर उत्तर भारत के तो आपको दिखेगा क्या मेरे बच्चे बिहार के क्षेत्र लौह की मात्रा लौह की खोज हो गई। इसे एक तरीका से लौह कहा जाता है याद रखिए। अगर इस क्वेश्चन नहीं आएगी अगर आती है तो आपकी जानकारी में आपको जानकारी होना चाहिए इतना तक ही आपके लिए क्या है आगे इसमें जरूरी नहीं था आपका जानना इसलिए हमने वहाँ पे नहीं किया। जब क्लास जाएंगे तो हम वहाँ पे आपको टोटल चीज बताएंगे। मान लीजिए अगर हम आपको ब्राह्मण युग पढ़ाते हैं ब्राह्मण युग का टोटल डिटेल हम आपको बताते हुए चलेंगे या वैदिक बताते हैं उत्तर वैदिक बताते हैं। अब हमारा क्वेश्चन मेरे बच्चे कि भूगोल कोई का महत्व इसलिए है तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको जो हो सकता है इस पढ़ने के बाद क्या क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए उसमें वैदिक
और देवताओं की वर्णन हुआ और मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच वाणिज्य केंद्र के रूप में जाता है और वेद के मूल ग्रंथों की रचना हुई थी और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो है, सवाल उठता है कि आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन मेरे बच्चे आया होगा वह क्वेश्चन नंबर होता है ऑप्शन नंबर ए को। तो आपको देखिएगा तो वैदिक टीवी की वो वहाँ पे मेरी चर्चा की गई है, जितने देवता हैं चाणों के चाड़े देवता की चर्चा की ना कि देव, इसलिए जो होता है यह ऑप्शन गलत हो गया है, इसे याद रखिएगा। अब सवाल उठता है वहाँ पे देखा क्या गया है, तो बुगाल्स गोई, तो आप देखिए बुगाल्स गोई जो होता है वर्तमान में इसकी जो पड़ती है वह वर्तमान में कहाँ पड़ जाएगा, तो वर्तमान में यह तुर्की, वर्तमान में अगर सपोज दैट आपसे पूछा जाए कि बुगाल्स गोई वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो यह तुर्की में पड़ता है। और इसमें जो मिले थे वह कौन थे, तो आपके चार देवताओं, और चार देवता में कौन थे आपको यहाँ पे देख, तो क्या दिखेगा, इंद्र, वरुण, नासत्य और अश्वनी, चार देवताओं के उल्लेख में जिनके विषय में आपको बताया गया है। इसमें जो अभिलेख मिला है मेरे बच्चे, उसमें जो होता है क्या देखा जाता है, तो इस अभिलेख में जो होता है दो कबीलों की चर्चा है और दो कबीले थे हित्ती और जो होता है हित्ती और आपके मितनी कबीले अभिलेख में चर्चा मिलती। इंद्र जो ये बात इसमें चर्चा मुख्यतः क्या की गई, तो तुर्की में जो बोगाजगोई का स्थान था उसमें दो कबीले विवाद हुआ था और उनमें आवाहन किया जा रहा था देवता का, इसी में जो होता है इन देवताओं के उल्लेख है, तो हित्ती और हित्नी कबीले का आपको उल्लेख, हमने आपको इसे बता दिया, कंटेंट्स आपको देने का यह कारण था, अगर होगा तो इससे करके आप आंसर को याद कर पाइए और आपके लिए रचना हो। तो हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चे, आपका जो होता है आपका नेक्स्ट देखते हैं, आपका कौन सा आ जाता है, प्यारे बच्चे आपका साल में था कौन, टका, ससगनी और जीतल, टका, सनी और इस तरह जो होता है हाथों से बनी हुई, आपको आप क्या आंसर मारा है हम है, लेकिन वो चांदी और तांबा होगा। अब सवाल उठता है चांदी कौन सा है और तांबा कौन सा। अब देखिए टका और सनसनी दोनों मेरे प्यारे बच्चे, यह जो होता है यह चांदी की, और वजन जो होते हैं 175 ग्राम के करीब मानी जाती है, 175 आपको जो आपका वजन जो, और पीतल को देखिएगा तो जी तांबा से बना हुआ, और इसका वजन देखिएगा तो इसका वजन जो होता है मेरे प्यारे बच्चे 6 जीतल 6 का था, यानी 6 ग्राम का वजन।
ये चीज आपको सवाल उठता है, किसे स्टडी किया गया है, किसने स्टडी किया गया था, वो इल्तमिश के द्वारा स्टडी किया गया। अब सवाल देखिए, बारहमासा, बारहमासा आपको मलिक मोहम्मद कुरैशी के द्वारा लिखी गई है रचना थी। और बारहमासा में क्या चर्चा किया गया है? बारहमासा है मेरे बच्चे, विरह की चर्चा की गई है। रानी है, राजा है, विरह की चर्चा की गई है। और रानी नागमती है और राजा रत्न सिंह। रानी नागमती क्यों? रानी है नागमती, क्या नाम है? नागमती। और राजा का नाम देखिएगा तो राजा रतन सिंह। विरह की रचना अगर आपको दिखेगा तो बारहमासा में लिखी है और यह चंद्र मास पे लिखा गया है, इसको याद रखेंगे। आपसे प्यारे बच्चे पूछा गया है व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो देखिए, अगर क्या देखा जाए, अगर मराठा को या मुगल काल को भी देखा तो उस समय तत्कालीन अगर मिडाइवल हिस्ट्री अगर आपको दिख, व्यापारिक गतिविधि राजस्व दर थी, वही मुख्य उसका आधार था। उसका सजेगा राजस्व बड़ा आधार था। राजस्व जो है वो लगाते थे तो 1/6 माना जाता है आपको कि 1/6 लगते थे। कभी कभी जो होता 1/6 से लेके 1/6 की क्राइटेरिया था कि इसमें देंगे उनको लगा दिया जाता। कभी कभी 1/4 भी 1/5 भी जो है इस तरह का आम देखा जाता था। ये अब सवाल उठता है कि जो केंद्रीय राजस्व विभाग थे, इनके केंद्रीय राजस्व विभाग को अगर देखिए, केंद्रीय राजस्व विभाग अगर आप देख, विजयनगर साम्राज्य थे, राजस्व विभाग यानी कि जो टैक्स का कलेक्शन करते थे, उस विभाग को अठवनी कहा जाता था। विभाग को क्या कहा जाता था मेरी? तो अठवनी कहा जाता था। इस आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है कि आपसे कभी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आप जो हो उसको याद रखिएगा। एक तरीका का भूमि कर था, जिस ज्यादा जो होता है टैक्स जनरेट होता राजस्व में शिष्ट कहा जाता था। भू राजस्व में अगर विजयनगर साम्राज्य में इस भू राजस्व के द्वारा सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन होता तो नाम रखिएगा क्या होता था, उसे शिष्ट होता था। और शिष्ट जो होता एक तरीका का कर था, याद रखिए टैक्स याद रखिए। तो हमारी प्यारी बच्ची, तो आपको ठीक है क्या कि पानीपत, अब प्यारे बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पानीपत के जीतने के लिए बाबर का मुख्य कारण क्या था? बाबर के जो सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या था? उसकी वह सैन्य रूप से काफी कुछ, वह छोटा सा स्थान से आया हुआ व्यक्ति भारत के शासन पे पकड़ बनाई थी। सबसे बड़ी कुशलता थी वह सैन्य रूप से काफी यानी सैन्य कुशलता। और सैन्य कुशलता में आपको देखिए तुगलकमान नीति थी, वह समान नीति थी और युद्ध में है उस नीति का प्रयोग। बाबर का कार्यकाल अगर देखिएगा भारत में 1526 से आपको 1500 इसके बीच चौगान खेलते हुए है तो पोलो का खेल, घोड़े पे सवार होके वह पोलो का खेल खेल दौरान उनसे की मृत्यु हो गई थी। अब सवाल उठता है, हम एक एक्स्ट्रा जानकारी हमें लगा कि आपको दे देना चाहिए। तो आप देखिएगा कि बाबर ने कौन कौन सी युद्ध लड़ी है, इसे हम देते हैं ताकि आपको याद रहे। बाबर की जो पहली लड़ाई आपको दिखी प्यारे प्यारे बच्चे, पानीपत की लड़ाई दिखेगी। पानीपत में 1526 में लिखा गया था और पानीपत प्रथम था, इसे आप याद रखिएगा। अगर आप देखिएगा तो आपको दिखेगा क्या, इसके बाद जो होता है खानवा का युद्ध था। क्या मेरे प्यारे बच्चे? तो खानवा का युद्ध जो है बाबर ने 1527 में लगा था। पानीपत में इब्राहिम लोदी थे पक्ष में, इब्राहिम लोदी थे। खानवा में मेदिनी राय थे।
खानवा में इनके साथ राणा सांगा थे, के साथ जिनकी कहानी आपने की। और इसके बाद अगर आप आते हैं तो इसमें दिखेगा क्या मेरे बच्चे, चंदेरी का युद्ध था। इसके बाद चंदेरी का युद्ध था और यह 1528 के बीच में होता है। और 1528 में चंदेरी में समक्ष जो थे वह मेदिनी राय थे और यह भी एक राजपूत शासक थे। उसके बाद अगर बाबर का देखिएगा तो बाबर का अंतिम युद्ध जो है घाघरा का युद्ध देखिएगा क्या मेरे प्यारे बच्चे, घाघरा का युद्ध देखिएगा और यह 1529 के बीच था। और 1529 में उनके समक्ष जो थे वह नुसरत शाह थे। समक्ष जो है वह कौन थे, वो नुसरत शाह थे इनके साथ। और नुसरत शाह अगर आप देखिएगा तो घाघरा का युद्ध मेरे बच्चे बिहार और बंगाल की संयुक्त कह सकते हैं हम, संयुक्त सेना बाबर के समक्ष खड़ी थी और उस संयुक्त सेना से बाबर ने जीत हासिल की। उसमें जो होता है आपको देखने की आपको मिलेगा। तो बाबर ने अब कुछ कुछ जो है उपाधि भी बाबर ने जारी की थी। अगर आपको सबसे पहले आपको दिखेगा कि पानीपत के युद्ध, जब बाबर ने पानीपत की युद्ध इब्राहिम लोदी से जीती, बाबर ने अपनी दान प्रवृत्ति की वजह से उन्हें कलंदर कहा जाता है। कौन सी उपाधि जारी की थी आपको, कलंदर की उपाधि जारी की। दूसरे युद्ध के विषय में ऐसा इतिहासकारों का मानना है, जब खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ लड़ी जा रही थी, तो राणा सांगा चूंकि वह राजपूत की सेना थी और राजपूत सेना विश्व में काफी सुदृढ़ मानी जाती थी। तो उस समय जो होता है एक रात जब युद्ध होने वाला था, उससे पहले राजा उनके सेनाओं के बीच यह वहम फैला कि अगर हम राजपूत सेना से लड़ेंगे तो हो सकता है कि हम हार जाएं। उसी दौरान जो होता है क्या किया था, तो खानवा के युद्ध से पहले राणा सांगा से युद्ध होने वाला था, बाबर ने शराब के बोतलों को फोड़ा और अपनी जो सेनाएं थी क्या था, यानी कि अगर कभी कभी है कि किस युद्ध शराब को फोड़ के और उसने महानता का परिचय दिया था, तो आपको वह खानवा का युद्ध था, जिसमें कि उनके समक्ष जो राणा सांगा थे। और उस समय जो है राजपूत जो मुख्य रूप से आपको दिखेगा कि सुदृढ़ माने जाते थे। मेरे प्यारे बच्चे, इसको आपको याद रखना चाहिए। अब कहता है कि पानीपत की प्रथम युद्ध में आपने तुलमा नीति देखी, तुलमा नीति का ही प्रयोग। तो इसमें तुलमा नीति में क्या किया जाता है, कुछ जो सेनाएं होती उसे रिजर्व में रखा जाता था, यानी आमने सामने जब युद्ध करके सेना थक जाती थी तो रिजर्व सेना होती थी वह हमला कर देती थी। इसके अलावा तो बारूद का भी प्रयोग आपको इसी समय देखिए, आपको याद रखना ताकि आपको मेरे प्यारे बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या, उनका क्वेश्चन भारत में आपके पास अगर आपने टेस्ट प्रेजेंट हुए होंगे तो आपके पास क्वेश्चन होगा ही, आप उसे देखिएगा और उसके बाद यहाँ पे आपको सुविधा प्रॉम्प्ट जो है छोटा हो जा रहा है। तो भारत में वो हो जाए तो कहता है क्या 1612 ईस्वी में पहली फैक्ट्री जो है स्थापित की, याद रखिए। और सूरत फैक्ट्री स्थापित कर रहे थे उस समय मुगल शासन पे कौन था, सपोज दैट कि आपसे ये क्वेश्चन चला जाए, यह कौन था मेरे बच्चे, यह जो है जहांगीर चल रहा था, वो जहांगीर जो शासन थे। जहांगीर जो होते हैं सबसे पहले इनके कैप्टन हॉकिंस जो होते हैं आए थे पास, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के पास 1608 में गए थे, 1608 में आए थे कैप्टन हॉकिंस, जो फ्रेंच भाषा के काफी ज्यादा थे, परंतु जो है इन अगर अनुमति नहीं मिल पाई थी, मगर उसके बाद सर टॉम्स वो आए और उन्होंने जो होता है एग्रीमेंट किया आपको जहांगीर के साथ, और उसी के बाद जो होता है सूरत फैक्ट्री खुली। अगर आप देखिएगा तो महाराष्ट्र में रामोसी प्रथा को किसने स्थापित किया था, बलवंत वासुदेव बलवंत फड़के जो होता है इन्होंने, अगर देखिएगा तो यह इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और रामोसी विद्रोह का इनका जो बलवंत राय फकड़े का देखिएगा तो 1889 में रामोसी विद्रोह ऐसा नहीं था कि बलवंत फकड़े आए थे, इससे पहले भी जो होता है रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र में थे। और सवाल होता है कि इसके पहले जो महाराष्ट्र में देखेंगे कब थे,
रामोसी विद्रोह को अगर रामोसी जत्था है, जत्था और विद्रोह डालिएगा। विद्रोह को देखिएगा का जो होता है प्रारंभ कब किया गया था। विद्रोह के प्रारंभ में चित्तर सिंह का नाम आपको सुनने के लिए मिलता होगा, जिसमें कि आपको ध्यान रखना चाहिए चित्तूर सिंह का और उमाजी का। और यह विद्रोह जो है मेरे प्यारे बच्चे 1822 से 1830 के हुआ था। और इसका नेतृत्व जो होता है किसने किया था, तो चित्तूर का नेतृत्व किया था। आपसे कभी कभी क्वेश्चन यह भी किया जाता है कि रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखिएगा चित्तूर सिंह थे। और नए एक व्यक्ति और थे जिनका नाम जो था उमाजी नायक था। एक बात यानी कि स्टार्ट किया था और चित्तूर सिंह की मृत्यु होने के बाद उमाजी नायक ने आगे बढ़ाया था 1829 तक। 1829 के बाद यह विद्रोह खत्म हो गया और 1879 में होता है बलवंत वासुदेव बलवंत फकड़े ने है रामोसी कृतक जत्था की स्थापना की। इस याद रखिए। अब यहाँ पे हम मिटा देते हैं, आप इसको दीजिएगा अगर आप अभी नहीं देखें, रिकॉर्डेड भी देखिए। अब अगर देखिएगा एक प्यारे बच्चे को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो रद्द किया था, ये मेरे इसको आप ध्यान देखिएगा, यहाँ पे रद्द किया हुआ लिखा हुआ है मेरी प्यारी बच्ची। रद्द जो है रिपन ने किया था, जबकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो होता है लाया किसने था, लिटन ने लाया था और रद्द किया था रिपन ने। अब सवाल उठता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अगर पूछा जाए तो किससे संबंधित था, तो भारत में जो पत्रिका है जिसकी वजह से भारतीयों के अंदर तो अपनी देश के प्रति जो राष्ट्रवाद की भावनाएं उदित इसे रोकने की सरकार ने क्या किया था, समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगना जरूरी था और इसी को प्रतिबंध को आगे रखकर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। और इसे लाया कितने था हमारे बड़े बच्चे, लिटन ने लाया था और रिपन ने इसे रद्द किया था। इस याद रखें। अब रिपन ने इसे रद्द कब किया था, ये मेरे प्यारे बच्चे 1881-82 के दौरान जो है रिपन ने रद्द किया था। इसको याद रखिए। एक पत्रिका का चर्चा बार बार होता है, वह पत्रिका थी तो कलकत्ता से स्थापित कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली अमृत बाजार पत्रिका। कौन सी पत्रिका थी, अमृत बाजार पत्रिका। कौन सी थी, अमृत बाजार पत्रिका। आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको। और ने रद्द किया था इसको, अगर हिट किया जाएगा। और लाया था किसने, अमृत बाजार थी बाजार। और अमृत बाजार पत्रिका ने क्या किया था मेरे प्यारे बच्चे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने है क्या किया था, तो रातों रात जो होता है हिंदी से कन्वर्ट हो गई थी। क्या हो गई थी, तो रातों रात जो होता है यानी कि एक रात में रातों रात जो होता है यह अंग्रेजी पत्रिका में कन्वर्ट हो गई, यानी कि में परिवर्तित हो। आपको याद रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से कभी कभी पूछ लेते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन मेरी प्यारे बच्चे पूछा गया है, क्या अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो होती है किसने शुरू किया था। फ्री हिंदुस्तान अगर देखिएगा आपको लाला हरदयाल जो होती है लिखेंगे कि प्री हिंदुस्तान जो होता है किसने लाया था, तो सॉरी मेरे प्यारे बच्चे लाला हरदयाल ने नहीं, यहाँ पे तारकनाथ दास ने लाया था। एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा आप। तारकनाथ दास ने लाया था इसे 1908 ईस्वी में, याद रखिए तारकनाथ दास के द्वारा ही लाया गया। हमें थोड़ा सा कंफ्यूज आपको बता दिया जाए कि जो लाला हरदयाल के द्वारा दूसरी पुस्तक लाई गई थी, याद रखेंगे तो लाला हरदयाल भी हम आपको बता
के द्वारा जो होता है 1908 में लाया गया था। और यह होता है, अगर आपको दिखेगा तो न्यूयॉर्क में और वेकावुड में यह कभी हुआ था। अगर अब सवाल उठता है कि इसमें क्या किया जा रहा था, तो गदर आंदोलन का समर्थन किया जा रहा था। ध्यान रखिए, गदर जो होता है आंदोलन का समर्थन किया। अब क्वेश्चन नंबर 20 सबसे पूछा गया है, गदर क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो माना जाता है, आपको कामागाटा मारू की जो घटना थी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण। ऐसा नहीं है कि इस समय जो प्रथम विश्व घटनाएं थी, प्रथम विश्व भारतीयों की शामिल किया गया, तो उसके बाद जो हमारे यहाँ लड़ाई बढ़ रही थी, यह भी एक कारण था। मगर लाला हरदयाल की गिरफ्तारी नहीं, लाला हरदयाल की जो बयान थी और उनकी जो कहा जाए कि एक तरीका से एक्टिव किया था आंदोलन का, वह भी एक कारण था, क्योंकि मगर गिरफ्तारी को आप नहीं ले सकते। लेकिन करतार सिंह सांभा का इनसे कोई रिलेटेड था। और जो होता है कमागाटो मारू की घटना कब हुई थी? 14 में हुई थी प्यारे बच्चे। और उसमें क्या हुआ था, तो लाला जो कमागाटो माटू थी, उसमें जो होता है वेकावुड, आपके सॉरी मेरी कनाडा में जो होता है यह आपको करने के लिए निर्धारित किया गया था जहाज को, मगर जो होता है उतारा नहीं गया और वहां से उन्हें वापस कर दिया गया था। इसमें काफी बात भी रही यह घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मेरे प्यारे बच्चे पूछता है, किस होम रूल है, होम रूल शक्ति का समर्थपूर्ण जो है प्रदर्शन। तो आपको दिखेगा होम रूल समर्थक जो होता है, सबसे बड़ा प्रदर्शन आपके लखनऊ के अधिवेशन गया था। लखनऊ के अधिवेशन में कब दिखा गया था, तो जब गरम दल और नरम दल को आपस में जब लड़ाई हो गई थी और उसे सुलझाने का काम दिखेगा, तो होम रूल के समर्थक ये कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। आपको यहाँ यानी कि लखनऊ के अधिवेशन क्या किया गया था मेरी दौरान, जो होता है गरम दल और नरम दल, गरम दल और नरम दल के बीच होता करवाया गया था, के बीच में समझौता करवाया गया था इसको। तो आपको दिख आपको करवाने में मुख्य भूमिका अगर आपको दिखेगा, तो बाल गंगाधर तिलक और तो आपको यहाँ आपको अगर देखा जाए तो गरम दल और नरम दल में आपसी सहयोग और लखनऊ अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे देखिए, तो आपसे क्वेश्चन 25 पूछता है कि निम्नलिखित में से परवर्ती मुगल का आशय, सीधे सीधे परवर्ती मुगल यानी कि जैसे ही औरंगजेब में होता जो होता शासन धीरे अपने डिक्लाइन की तरफ बढ़ने लगी, यानी कि अपनी अवकाशन की तरफ बढ़ने लगी। और उसी दौरान यानी कि औरंगजेब की जो शासन आए, कोई भी 1 साल 2 साल 3 साल आए, और यही जो काल हमारे इतिहास में परवर्ती मुगल काल की जाना जाता है। पेज करवा देते हैं, पेज थोड़ा सा सर करवाएंगे ज्योग्राफी, सर करवाएंगे सर, वो नहीं इस पे नहीं करवाएंगे सर, सर ज्योग्राफी करवाएंगे। 44 से कर दीजिए मेरे। चालीस में हाँ 45 से, हाँ संघवाद क्या, हाँ 44 हाँ। अब प्यारे बच्चे, अब 44 से हम आपको करवाते हैं और सुबह हम कर जाएंगे, तो आपको जो है आपका ज्योग्राफी और करंट का सिस्टम। तो आप मेरे प्यारे बच्चे देखिएगा क्या फेडरलिज्म आज पूछा जाता है क्या होता है। संघवाद इन से समझिएगी शासन व्यवस्था में राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में जब सहयोग करके व्यवस्था बनती है, तो इस तरह का जो कंसेप्ट होता है वह फेडरलिज्म या शासन व्यवस्था जो होता है एकात्मक व्यवस्था। एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना वह संघवाद है, यानी कि सरकार में आपको देश की न्यायिक स्वतंत्रता स्वयं नहीं, ऐसी सैद्धांतिक जिसमें मौलिक अधिकार का होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, बाबा साहेब अम्बेडकर को भारतीय संविधान का कहा जाता है। स्वाभाविक है
संविधान की पहला सहयोग, और काफी अगर कहा जाए विधानसभा के पढ़े लिखे में कहा जाता है, कहा जाता है संविधान का जनक अम्बेडकर। अब कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि अम्बेडकर का विश्वास था कि संविधान में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जाति को संविधान में कुछ साक्षात सकती है। यह क्वेश्चन सही है, मगर जो होता है ऊपर के क्वेश्चन कोई भी यानी कि अगर उनका यह कहना था कि जो है जिस जाति में मैं पैदा हुआ हूँ, जाति के कर्तव्य है वह सबसे ऊपर, ये सोच इसमें शामिल होता है। हो सकता है कि हमारी जो जाति से व्यक्ति हैं उन्हें सम्मान दिया जाएगा, और यह भी कारण था। तो आप यहाँ पे इसका एक्यूरेट आंसर कभी भी जो उचित स्पष्टीकरण इसका नहीं की बात है और व्यवस्था उनके उपस्थिति की बात है, दोनों जो है आपस में अलग है प्यारे बच्चे, यानी कि एक और दो दोनों सही है मगर उसका स्पष्टीकरण नहीं है, इस याद रखिए। अब मेरे प्यारे बच्चे आपसे क्वेश्चन जो है क्या किया जा रहा है, अब 46 नंबर आपसे क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान से यह जो होता है आपका तो होता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और आजकल देखा जाता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है संविधान सभा द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की सिद्धांत को स्वीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से यह वक्तव्य किसने दिया था। यह कदम वक्तव्य को सुनिए। यह कदम आम भारतीय को यानी आम आदमी को लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक है और इस विषय पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतंत्र का सरकार की व्यवस्थापना जो है स्थापना ज्ञानोदय लाएगी, और यह जो होता है आम आदमी के कुलक्षेम जीवन स्तर सुविधाओं को विस्तृत रूप से प्रभावित करेगी। यानी कि अगर हम कहते हैं वयस्क मताधिकार की प्राप्त करते हैं, और वयस्क मताधिकार की अभी जो है आयु सीमा कितनी रखी गई है, 18 वर्ष रखी गई है, यानी 18 वर्ष के जो भी व्यक्ति हैं वह मतदान का प्रयोग कर जाता है। यह जो है मेरे प्यारे बच्चे कि अय्यर का कथन है, जब इस विधानसभा में जब वयस्क मताधिकार की बात जा रही थी तो एक ही अय्यर ने अपना यह मत रखा था कि वयस्क मताधिकार का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है हमारी सोसाइटी। अब हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आपसे पूछ क्या है कि भारतीय संविधान अंतर्गत मौलिक अधिकार की व्यवस्था का सही क्रम क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हमें जरूरी है हम एक समान हों। जब हम समान होंगे सब कोई अगर एक जैसा जिसके साथ व्यवहार किया जाएगा तो हम स्वतंत्र होंगे, जहाँ भी डर नहीं होगी, हमें स्वतंत्रता होगी। जैसे ही हम स्वतंत्र हुए हमें आपसी शोषण से हम होता है मुक्त होंगे, और जैसे ही हम शोषण से मुक्त होंगे हमारी धर्म जो है, हमने एक तरीका से आपको सीरीज में बताया है, इसमें आपको जैसे ही यानी कि जैसे ही हम एक दूसरे समानता लाएंगे, हम समानता के अधिकार को सबसे ऊपर रखेंगे, समानता जैसे ही आएगी हमें स्वतंत्रता आ जाएगी, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। स्वतंत्र होंगे तो हमें हमारे ऊपर से शोषण का अधिकार खत्म हो जाएगा, और जैसे ही हम हमारे ऊपर से शोषण खत्म होगा हमारे ऊपर क्या हो जाएगा, तो हमारे जो होता है शोषण खत्म हो जाएगा तो हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपको मिल जाएगा। यानी कि याद रखिएगा सबसे पहली बात तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे है आपका जीवन में समानता चाहिए। समानता जैसे ही मिलेगी आप स्वतंत्र हो जाइएगा, और स्वतंत्र शोषण से। अब मेरे प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की अंतिम बैठक कब। भारतीय संविधान की अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुई, और 26 जनवरी 1950 को जो लागू किया गया था। आपको ये याद होना चाहिए, हमें नहीं लगता इसमें कुछ जरूरत। अब मेरी प्यारी बच्ची आपसे कुछ 40 नंबर पूछा गया है, स्थानीय स्तर पर छोटे कस्बों में प्रशासन चलाए जाते हैं, उसको पूछता है कि वह इकाई क्या कहलाती है। यह देखिएगा कि छोटे स्तर की बात की जा रही है, तो छोटे स्तर में जो शासन चलाई जाती है उस इकाई को हम क्या करते हैं, उसे हम यहाँ प्यारे बच्चे थोड़ा सा आप देख रुकिएगा, तो उसे हम कहते हैं नगर पालिका। हम उसे क्या कहते हैं, तो नगर पालिका कहते हैं। नगर निगम जो होता है यानी कि जो महानगर होते हैं, यानी बड़े बड़े नगर को हम
व्यवस्था होती है उसे हम महानगर कहते हैं, और नगर परिषद की कहते हैं। तो बड़े मेरे प्यारे बच्चे, छोटे शहरों की व्यवस्था को जो चलाती हैं तो उसे हम नगर परिषद कहते हैं, छोटे छोटे शहरों के लिए। छावनी बोर्ड में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा मेरे प्यारे बच्चे। छावनी बोर्ड का कंसेप्ट क्या होता है कि सेना के द्वारा, यानी कि सेना के लिए जो व्यवस्था की जाती है, सेना के लिए पानी का व्यवस्था करना, जल का व्यवस्था करना, उनके जल आपूर्ति व्यवस्था को जब देखते, जो संस्थाएं आपूर्ति की व्यवस्था यानी कि सड़क रोड व्यवस्थाओं को जो देखते, यानी वो नहीं समझिएगा कि वह सेना, सेना जहाँ रहती है घरेलू आवास की व्यवस्था, वह जो होता है उसे हम छावनी बोर्ड कहते हैं। वर्तमान में अगर देखिएगा तो कुछ छावनी बोर्ड जो होता है भारत में अभी कार्यशील है, इसे याद। आप नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट है हमारी तरफ से, अभी सोच कर आएंगे तो आपको फिर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे पूछा गया है आपसे, क्या आपसे क्या है कि भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन। तो आप जो होता है आपको दिखेगा क्या, आपके रविंद्रनाथ टैगोर जो होता है आपके राष्ट्रगान के रचयिता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने दो देश के राष्ट्रगान की रचना की है। आप इसका याद रखिएगा, यह रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, बांग्लादेश की। अमार सोनार बंगला जो होता है, अमार सोनार बंगला के भी, अमार सोनार बंगला के भी रचना, अमार सोनार बंगला के भी रचना। और राष्ट्रगान को हम क्या कर सकते हैं, तो जनगण मन जो होता है आपका, उसी वह राष्ट्रगान है। आप जनगण मन जो होता है वह राष्ट्रगान है। और राष्ट्रगान को गाने का कितना है, तो आपको दिखेगा 52 सेकेंड आप जो गा सकते हैं, समय है कार्यकाल गाने का। तो चलिए हम यहाँ तक में आपको, और नेक्स्ट जो है आपको वह सुन
हाँ चलिए, हिस्ट्री और पॉलिटी के डिस्कशंस के बाद हम लोग आते हैं जो हमारा करंट अफेयर्स का डिस्कशन है। करंट अफेयर्स के जो सवाल है उसको देख लेते हैं। पहला सवाल कहता है कोल शक्ति, है ना, ध्यान से देखिए, कोल शक्ति समाचारों में बहुत ही फेमस रहा ये। विच वॉज इन न्यूज हेडलाइंस इन स्मार्ट कोल एनालिटिकल डैशबोर्ड, जिसका फुल फॉर्म है स्कैड का फुल फॉर्म है। स्कैड का फुल फॉर्म क्या है? Smart Coal Analytical Dashboard that analyzes coal production, consumption, imports, etc. in the country by integrating data of certain stakeholders. These stakeholders include, यानी जो स्कैड है, जो बहुत सारे इसमें हितधारक के डेटा को एकत्रित करते हुए कोयला के उत्पाद, उपभोग, आयात आदि का विश्लेषण करता है। तो पूछता है कि इसमें जो हितधारक है, जो स्टेक होल्डर्स, उनमें कौन कौन से हैं? कोयला उत्पादक कंपनियां और निजी खनिक, है ना। जो कोल प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, प्राइवेट माइनर्स है। कोयला, रेलवे, बिजली, वित्त, जहाजरानी एवं बंदरगाह, जलमार्ग एवं जल सड़क परिवहन जैसे केंद्रीय मंत्रालय तथा विभाग, सेंट्रल मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट सच एज कोल, रेलवेज, पावर, फाइनेंस, शिपिंग एंड पोर्ट्स, इनलैंड वाटरवेज एंड रोड ट्रांसपोर्ट, ये भी इसमें शामिल है। कोयला उत्पादन का प्रबंध करने वाला राज्य, है ना, स्टेट डिपार्टमेंट्स मैनेजिंग कोल प्रोड्यूसिंग ई माइनिंग प्लेटफॉर्म्स, ये शामिल है। पावर जनरेशन कंपनीज एंड इंडस्ट्रियल कोल कंज्यूमर्स, ये भी इसमें शामिल है। और बंदरगाह प्राधिकरण और निजी कोयला हैंडलिंग टर्मिनल्स, पोर्ट अथॉरिटीज एंड प्राइवेट कोल हैंडलिंग टर्मिनल, ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स जो है ना, जो आपके ऑप्शंस में दिख रहे हैं, ये सभी जो है, जो कोल पावर जो है, आपने अभी देखा कोल शक्ति, जो एक स्कैड के अंतर्गत जितने भी इस स्कैड जो है ना, स्मार्ट कोल एनालिटिकल डैशबोर्ड, उसके अंतर्गत ये जो भी स्टेक होल्डर्स के नाम दिए हैं, ये सभी स्टेक होल्डर्स इस कोल शक्ति के अंतर्गत आते हैं। इसका इसलिए ऑप्शन क्या होगा? 1, 2, 3 एंड 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है भाई? अगला सवाल है हमारा कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सीओ शिखर सम्मेलन 2025, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन सीओ समिट 2025 कहां पे हुआ? ऑप्शन देखिए जरा। ग्योंगजू साउथ कोरिया, क्योटो जापान, वुहान चाइना एंड सिंगापुर। ये हुआ है ग्योंगजू साउथ कोरिया में। ग्योंगजू जो एक शहर है साउथ कोरिया में, वहीं पे ध्यान रखेंगे एक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, शॉर्ट में इसको एपेक कहते हैं, इसका सीईओ के समिट जो है 2025, ये कहां पे हुआ है? ग्योंगजू साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 8th सेंट्रल पे कमीशन, है ना, अभी आपको हाल ही फिलहाल में 8वां वेतन आयोग बना है ना, 8 पे कमीशन बना है, इसके बारे में पूछ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है ना। कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमीशन, बिल्कुल सही बात है। रंजना देसाई जो हमारे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट की जज रही है, रंजना देसाई, इनको इसका चेयरपर्सन बनाया गया, बिल्कुल सही बात है ना, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष इस आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं। प्रोफेसर पुलक घोष ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द मैनेजमेंट बेंगलुरु इज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ दिस कमीशन। देखते हैं इस स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि पेट्रोलियम, है ना, पेट्रोलियम एंड क्या है जी, हाँ कहा गया, सॉरी पेट्रोलियम, हाँ पंकज जैन जो है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन 8वें वेतन आयोग के सदस्य सचिव। पंकज जैन सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ 8th पे कमीशन। ठीक है, आयोग से अपेक्षा की गई है कि वो 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, है ना। कमीशन को एक्सपेक्ट किया गया कि 18 महीना में अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करेगी। तो क्या गलत है ये पूछ रहा है ना, कौन सा सही नहीं है? तो ये जो पंकज जैन है, इनको इसका सेक्रेटरी बनाया गया है, ये भी सही है। और गवर्नमेंट से, ये आयोग से, कमीशन से एक्सपेक्ट किया गया है कि 18 महीना में इसका रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को सबमिट करना है,
ये स्टेटमेंट बी जो है ये गड़बड़ है, पुलक घोष वाला, इसके पूर्णकालिक सदस्य ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर पे। आइए, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से अपेक्षा की गई है कि अपनी संस्तुतियां देते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करेंगे। देखिए बहुत डिटेल में, जैसे अगर आप 8th पे कमीशन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एक लाइन जान जाना कि रंजना देसाई उसकी चेयरपर्सन बनी है, नहीं काम चलेगा। उसके बारे में 3 स्टेटमेंट हमने अभी पढ़ा, और अभी उससे संबंधित, चूंकि अभी आपने पढ़ा कि गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जो कमीशन है वो 18 महीना में अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी गवर्नमेंट के पास। अब उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानिए। देश की आर्थिक स्थिति तथा राजकोषीय विवेक की आवश्यकता, मतलब वो जब 18 महीना में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी तो किन किन पॉइंट्स पे वो हाईलाइट करेगी वो कमीशन जो है, कि देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक की आवश्यकता, इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री का क्या है, और फिस्कल प्रूडेंस भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है विकास व्यय एवं कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता, द नीड टू प्रोवाइड एडेक्वेट रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड वेलफेयर मेजर्स। नेक्स्ट, गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की अवित्त पोषित लागत, द अनफंड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स। नेक्स्ट, राज्य सरकारों के वित्त पर आयोग की सिफारिशों का संभावित प्रभाव, द पॉसिबल इंपैक्ट ऑफ द कमीशंस रिकमेंडेशन ऑन द फाइनेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित पारिश्रमिक संरचना, लाभ है और कार्य परिस्थितियां, द प्रिवेलिंग कंपेंसेशन स्ट्रक्चर्स, बेनिफिट्स एंड वर्किंग कंडीशंस अवेलेबल टू एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंड प्राइवेट सेक्टर्स। इन किन संभावनाओं पे जब अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी 8th सेंट्रल पे कमीशन, तो किन किन पॉइंट्स पे वो रिकमेंड करेगी और किन किन रिकमेंडेशंस के लिए किन किन पॉइंट्स पे ध्यान देगी। तो जितने पॉइंट्स आपने अभी तक देखे, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखने की आवश्यकता है 8th पे कमीशन को, और इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए 8th पे कमीशन गवर्नमेंट को अपना रिकमेंडेशन सबमिट करेगी। कब? 18 महीना के बाद। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की। झींगा उत्पादन और निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विच रेफरेंस टू श्रिम्प प्रोडक्शन, श्रिम्प प्रोडक्शन कहते हैं इसको, प्रॉन्स भी इसका कहते हैं, हम लोग अपने भाषा में जानते हैं इसको, प्रॉन्स प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट कंडीशन। वर्ष 2024 में $4.5 अरब के निर्यात के साथ भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश था। कब? 2024 में। सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था, कितना जी, कितने डॉलर के बाद? $4.5 बिलियन एक्सपोर्ट के साथ। आंध्र प्रदेश ने झींगा के उत्पादन में 78% और कुल समुद्री खाद्य उत्पादन में 30% का योगदान दिया है ना। तो आंध्र प्रदेश कितना कंट्रीब्यूट करता है जी? 78%। मैंने श्रिम्प प्रोडक्शन या प्रॉन्स प्रोडक्शन में 78% कंट्रीब्यूशन है किसका? आंध्र प्रदेश का। और टोटल जो मरीन फूड प्रोडक्शन है या सी फूड प्रोडक्शन है, 30% का कंट्रीब्यूशन किसका रहा? आंध्र प्रदेश का। तीसरा स्टेटमेंट कहता है आंध्र प्रदेश में मत्स्य उत्पादन ने पिछले 1 दशक में 16% वार्षिक दर से वृद्धि दर्ज की है। आंध्र प्रदेश फिशर्स प्रोडक्शन हैज रिकॉर्ड ग्रोथ ऑफ 6% एनुअली ओवर द लास्ट डिकेड। अब क्या कह रहा है? कितने कथन सही हैं? इनमें से कितने, कौन सा स्टेटमेंट, इनमें से तीनों में से कौन सा? 1, 2, 3, ये सारे के सारे सभी 3, ऑल 3 स्टेटमेंट्स जो है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तीनों स्टेटमेंट अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना, आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना किस स्टेट में लागू की गई है? ध्यान से देखेंगे। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना राज्य में प्रारंभ की गई है। तो ये योजना जो है कहां पे शुरू की गई है जी? ये योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। गौ संवर्धन नाम से ही आपको पता चल रहा है, गाय के संरक्षण के लिए, गाय के संवर्धन और उसके संरक्षण के लिए, ये है ना, काउ प्रोटेक्शन और उसके डेवलपमेंट के लिए ये शुरू की गई। नेक्स्ट आते हैं
कि भारत में बंदरगाह एवं जहाज रानी क्षेत्र में किस सीमा तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमन्य है? अप टू व्हाट लिमिट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको शॉर्ट में हम लोग एफडीआई कहते हैं। एफडीआई किस क्षेत्र में? पोर्ट एंड शिपिंग सेक्टर में। पोर्ट और शिपिंग सेक्टर में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी कंपनियां उसमें इन्वेस्ट करेंगी। कितने परसेंट तक उसमें अनुमानित है? अनुमान है 100% तक। कितना जी? यानी पोर्ट एंड शिपिंग क्षेत्र में यानी कि बंदरगाह और जहाज रानी क्षेत्र में 100% एफडीआई है भारत में। कितना जी? 100%। चलिए, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीति आयोग ने हाल ही में जारी भारत का, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी भारत का सेवा क्षेत्र जीवीए रुझानों से अंतर्दृष्टि रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित में से किस राज्य के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे कम थी? अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिलीज रिपोर्ट बाय नीति आयोग टाइटल एज इंडिया सर्विस सेक्टर इनसाइट्स फॉर जीवीए ट्रेंड इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लोवेस्ट शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर ग्रॉस वैल्यू एडेड? मतलब सेवा क्षेत्र में सबसे कम हिस्सेदारी सर्विस सेक्टर में किस स्टेट की? शॉर्ट कट में सर्वे। नीति आयोग ने जो सर्विस सेक्टर से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट का नाम क्या है? भारत का सेवा क्षेत्र जीवीए रुझानों से अंतर्दृष्टि इंडिया सर्विस सेक्टर इनसाइट्स फॉर जीवीए ट्रेंड्स। इस आधार पे उन्होंने ये बताया कि भारत का कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका सर्विस सेक्टर में सबसे कम कंट्रीब्यूशन है, तो वो है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का सर्विस सेक्टर में सबसे कम कंट्रीब्यूशन है। उम्मीद है आपको समझ में आया। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्या कि निम्नलिखित में किस भारतीय क्रिकेटर की ब्रांड वैल्यू, कौन सा इंडियन क्रिकेटर है जिसका ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा है? सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा। सचिन तेंदुलकर का ब्रांड वैल्यू की बात करें तो 7 से 8 करोड़ के आसपास ब्रांड वैल्यू है सचिन। बात है समझ में? सचिन तेंदुलकर की ब्रांड वैल्यू कितनी है? 7 से 8 करोड़। वही बात करें एमएस धोनी का 4 से 5 करोड़ है। विराट कोहली का 10 से 11 करोड़ है। विराट कोहली का कितना है जी? 10 से 11 करोड़, 10 से लेके 11 करोड़ के आसपास। रोहित शर्मा का लगभग 3.5 से 4 करोड़ के आसपास ब्रांड वैल्यू है। तो देख से ही आपको पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू किसका है? विराट कोहली का ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा है। मतलब एक ब्रांड के लिए, एक ब्रांड के ऐड के लिए वो कितना पैसा लेते हैं विराट कोहली? 10 से 11 करोड़। सचिन तेंदुलकर 7 से 8, एमएस धोनी 4 से 5 और रोहित शर्मा 3.5 से 4 करोड़ के आसपास इनका ब्रांड वैल्यू है। ये रहा मेल क्रिकेटर्स में। अब बात करें फीमेल क्रिकेटर्स में कि भारतीय महिला क्रिकेटरों की ब्रांड वैल्यू की अगर बात करें, यानी प्रति ब्रांड करार अनुमानित फीस, जो हर ब्रांड का इतना फी हम लेंगे, अगर किसी भी ब्रांड का प्रमोशन या ऐड करेंगे इतना फी लेंगे, कितना है? तो उसके बारे में कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी स्मृति मंदाना का 2 करोड़, ये ठीक है। हरमनप्रीत कौर का 3 करोड़, जेमिमा रोड्रिग्स का 25 से 30 लाख, शेफाली वर्मा का 25 से 30 लाख, इन दोनों का तो ठीक है, ये गड़बड़ है ना? क्योंकि भारत में महिला क्रिकेटर्स में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू किसका है? स्मृति मंदाना 2 करोड़ और हरमनप्रीत का ब्रांड वैल्यू है लगभग 1.5 करोड़ के आसपास, है ना? हरमनप्रीत कौर का ब्रांड वैल्यू यानी पर ब्रांड हर या ब्रांड के प्रमोशन ऐड के लिए वो 1.5 करोड़ चार्ज करती है। स्मृति मंदाना 2 करोड़, यानी सबसे ज्यादा महिला क्रिकेटर में ब्रांड वैल्यू किसका है? स्मृति मंदाना। चलिए अब बात करते हैं किसकी? अब चर्चा करते हैं हमारे, आप मैडम ने आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी करा दिया है, हम बात करेंगे किसकी? ज्योग्राफी की। पहला सवाल आपके सामने आता है क्या कि निम्नलिखित में किस युग से कर्क रेखा होते हुए गुजरता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो मैं आपको बता दूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 स्टेट से गुजरता है। कितने? 8 स्टेट से गुजरता है। सबसे पहला स्टेट का नाम है गुजरात।
दूसरा स्टेट का नाम है, पहला स्टेट का नाम है गुजरात, दूसरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना। फिर आता है हमारा कौन सा, 5 हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम तो है ही, मिजोरम, और बीच स्टेट है वेस्ट बंगाल, है ना, है ना, यही है ना। ये लगभग यही 8 राज्यों से होके गुजरती है कौन, हमारी। तो इसमें क्या ऑप्शंस में आपको देखने को मिलेगा 8 राज्यों में, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 ठीक है। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ तो गलत, पश्चिम बंगाल, बिहार गलत, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा गलत। सही आंसर छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए, तो आप समझ में गए होंगे, ये लगभग 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट सवाल है क्या, कि एक को दूसरे से मैच करना है। इंदिरा पॉइंट, गौर माता, इंदिरा कॉल, बीथू। देखिए इंदिरा पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट की बात करें, ये इंदिरा पॉइंट भारत में कहां पे है, ग्रेट निकोबार आइलैंड में पड़ता है। कहां पे, इंदिरा पॉइंट की अगर चर्चा करें, भारत के कहां पड़ता है, ये ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। ग्रेट निकोबार कहां है, अंडमान निकोबार आइलैंड। गौर माता की बात करें तो ये कच्छ, कच्छ गुजरात में ये पड़ता है। इंदिरा कॉल की बात करें तो ये हमारे लद्दाख में पड़ता है। और किबीथू की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के पड़ता है। और इंदिरा पॉइंट इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जो है इंडिया का क्या हो गया, साउदर्न मोस्ट पॉइंट हो गया। गौर माता कच्छ गुजरात में है तो ये इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। इंदिरा कॉल लद्दाख में है तो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है ना। और किबीथू अरुणाचल प्रदेश में है तो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। यानी इंदिरा पॉइंट सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, गौर माता पश्चिमी बिंदु, इंदिरा कॉल उत्तरी बिंदु, किबीथू पूर्वी बिंदु। इस हिसाब से क्या ऑप्शन बनता है, ए का 1, बी का 4, का 3 और डी का 2। 1 4 3 2, 1 4 3 2, 1 4 4 3। ये ऑप्शन गलत है, सभी ऑप्शन गलत है जी। आंसर क्या होगा, 1 4 3 2 सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है भाई, कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत पूर्ण रूप से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, यानी कि इंडिया जो है कंप्लीटली ट्रॉपिकल रीजन में बसा हुआ है। इंडिया का जो भी मैप देख रहे हैं वो ट्रॉपिकल रीजन, ये क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन है उस हिसाब से। ठीक है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है जो संसार के 8.6% क्षेत्र आच्छादित करता है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड which covers 8.6% of the world's area। ठीक है, 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यानी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज यूज्ड टू डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको हम शॉर्ट में IST कहते हैं, है ना।
और भारत में कुल 18 राज्य हैं, 18 स्टेट्स है और 8 इंडियन टेरिटोरियल स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज है ना, केंद्र शासित प्रदेश है। कहता है कि सही स्टेटमेंट बताइए कि कौन सा सही है। अब पहला स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, इंडिया को कह रहा है कि कंप्लीटली ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है जी, नहीं ना, नॉर्दर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया दोनों को अगर आप बांटे कि आपके यहां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ से गुजरती है ना भाई, तो आपको पता है ना कि नॉर्दर्न इंडिया का साउदर्न इंडिया को तो आप कह सकते हैं कि ये साउदर्न इंडिया किसमें है भाई, साउदर्न इंडिया के बारे में आप कह सकते हैं साउदर्न इंडिया किसमें है, ट्रॉपिकल रीजन में है। साउदर्न इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया को आप कैसे कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन में है, नॉर्दर्न इंडिया तो सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है ना भाई, नॉर्दर्न इंडिया तो सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, या हम इसको टेम्परेट रीजन भी कहते हैं, है ना, टेम्परेट रीजन भी कहते हैं, ये सब ट्रॉपिकल। हिंदी में अगर बात करें तो ये उष्ण कटिबंधीय नहीं, उष्ण कटिबंधीय कौन, दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत जो है उष्ण कटिबंधीय में, लेकिन अगर उत्तरी भारत की बात करें, उत्तरी भारत उष्ण कटिबंधीय में तो नहीं है, उत्तरी भारत किसमें पड़ता है, उपोष्ण कटिबंधीय में पड़ता है ना भाई, उत्तरी भारत किसमें पड़ेगा, उपोष्ण कटिबंधीय में। तो इस हिसाब से पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया ना कि संपूर्ण भारत यानी पूरा इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में नहीं, साउदर्न इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में आता है यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, और नॉर्दर्न इंडिया सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट रीजन में आता है यानी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो पहला स्टेटमेंट तो इस हिसाब से गलत हो गया। दूसरा, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, हाँ ठीक है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री, मतलब आप उसके क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है, लेकिन क्या 7th लार्जेस्ट कंट्री है तो ये भारत जो है पूरे दुनिया का 8.6% एरिया रखता है, नहीं भाई 2.4%, कितना, पूरे दुनिया का भारत में कितना एरिया है, पूरे वर्ल्ड का 2.4% एरिया जो है इंडिया कवर करता है, ना कि 8.6%। स्टेटमेंट भी गलत है। और 82 डिग्री 30 मिनट IST जो है नॉर्दर्न, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड को हम डिटरमाइन करते हैं IST के, तो ये सही है, और भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश सही है, तो और 4 स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है, सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई, भारत की का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का ध्यान देने योग्य बात है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, द साउदर्नस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड कहां है, उत्तरी अक्षांश पर इंदिरा पॉइंट है। अच्छा, और इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए जरा ध्यान से, जब भी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो आंख बंद करके मारिए क्या आंसर, कन्याकुमारी, क्या है, कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु इंडियन का साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड कौन सा है जी, कन्याकुमारी है। कौन है, कन्याकुमारी, जिसको केप ऑफ कैमोरीन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, केप ऑफ कोमोरीन, केप ऑफ कोमोरीन के नाम से जानते हैं किसको, मुख्य भूमि का मेनलैंड का साउदर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है, कन्याकुमारी या केप ऑफ कोमोरीन। लेकिन अगर कहे कि द मोस्ट साउदर्न पार्ट ऑफ इंटायर टेरिटरी, मोस्ट साउदर्न पार्ट ऑफ इंटायर टेरिटरी, मोस्ट साउदर्न पार्ट ऑफ इंटायर टेरिटरी
तब हम बात करेंगे किसका, तब हम कहेंगे कि साउदर्न पार्ट, जो सबसे मोस्ट साउदर्न पार्ट है इंटायर टेरिटरी का, यानी संपूर्ण पूरे भारत संघ का, तब हम इसका आंसर मानेंगे क्या, इंदिरा पॉइंट। तब इसका आंसर हम कहेंगे कि सर इंदिरा पॉइंट है। तब जब मोस्ट साउदर्न पार्ट इंटायर टेरिटरी की बात करें, संपूर्ण भारत संघ का, संपूर्ण भारतीय संघ का, क्योंकि आप बताइए क्या अंडमान और निकोबार भारत का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल है। तो संपूर्ण भारतीय संघ की बात करें तब होगा आंसर इंदिरा पॉइंट। क्यों, क्योंकि इंदिरा पॉइंट कहां पे है, ग्रेट निकोबार में पड़ता है। लेकिन अगर मेन लैंड की बात करें, मेन भारत मुख्य भूमि की बात करें, तब हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, कन्याकुमारी, जिसको केप ऑफ कोमोरिन के नाम से जानते हैं। और इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है या पार्सन पॉइंट, ये बात सही है। तो इसका स्टेटमेंट 2 इज ओनली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार लगभग एक समान है और उसके लंबाई तथा चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है। ठीक है, क्या है भाई, India's latitudinal and longitudinal extent is almost the same, yet there is a difference in its length and width distance. Okay, right. रीजन क्या दे रहा है कि भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच दूरी सर्वाधिक होती है और क्रमशः कम होती हुई ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। रीजन क्या दे रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेस टू एट द पोल्स। चलो देखते हैं। तो समझने के लिए सबसे पहले जानिए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार है कितना, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है इंडिया का, है ना। अगर मैं बात करूं भारत के अक्षांशीय विस्तार की, भारत के अक्षांशीय विस्तार की मैं बात करूं, अंग्रेजी में कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें इंडिया में कितना है भाई, आपको पता है क्या कितना है, कितना है 8 डिग्री 4 मिनट। जरा ध्यान से, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। फिर बात करते, ठीक है सर, अब बात करते किसकी, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार की बात करते, लैटिट्यूडनल, सॉरी क्या लिख दिया, ये है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और ये है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ये कितना है भाई, देशांतरीय विस्तार कितना है बताएंगे कोई, देशांतरीय विस्तार कितना है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25। अब जरा आप इन दोनों के बीच का गैप देखिए तो कितना है भाई, कितना है, कितना है इसका गैप, गैप जरा देखिए तो कितना है, ये आपको देखेगा 29 डिग्री 2 मिनट का लगभग फर्क दिखेगा, और इसमें 29 डिग्री 8 मिनट का फर्क आपको देखो। लगभग अगर मैं बात करूं लगभग की, लगभग ये 30 के बराबर है और ये भी बराबर, लगभग दोनों का क्या है, लगभग दोनों का 30 डिग्री के बराबर है कि नहीं है, दोनों का, ये 29 डिग्री 2 मिनट है, ये 29 डिग्री 8 मिनट, तो लगभग दोनों 30 डिग्री है। अब वही तो कह रहा था कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, लगभग 30 डिग्री के आसपास तो है ही,
लॉन्ग लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट तो लगभग सेम ही है, लगभग 30 डिग्री के बराबर है, फिर भी उसके लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है। तो लंबाई कितना है, नॉर्थ से साउथ की लंबाई है 3214 किलोमीटर। तब नॉर्थ से ऊपर से नीचे साउथ की तरफ बढ़ेंगे, नॉर्थ से यानी ऊपर, सबसे ऊपर जम्मू एंड कश्मीर से लेके सबसे नीचे कन्याकुमारी तक कितना 3214 किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो 2933 किलोमीटर। बिल्कुल है भाई, इनकी लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है। एसर्शन तो ठीक है, रीजन क्या कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर देशांतरी रेखाओं के बीच दूरी सर्वाधिक होती है। तो आपको पता होगा जो देशांतर रेखाएं होती हैं, ये अगर अर्थ है तो ये जो है खड़ी लाइंस आपको देखने को मिलती है, इसी तो देशांतर रेखाएं कहते हैं ना जी, यही तो देशांतर रेखाएं हैं, यही तो देशांतर रेखाएं हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस यही तो है। तो इक्वेटर पे लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो है इनके बीच में डिस्टेंस होता है, और जैसे जैसे ये पोल्स पे आता जाता है इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाता है, 0 शून्य हो जाता है, और यही इसका कारण भी है। ऐसा बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 और पूरब से पश्चिम 2913। ये तो अभी बताया, बिल्कुल सही है, तो अभी ये स्टेटमेंट हमने पढ़ के आपको लिखा के बताया, तो ये बिल्कुल सही है। और देशांतरीय 29 डिग्री 18 मिनट और अक्षांशीय ये भी अभी बताया, तो ये दोनों पॉइंट सही है ना। देशांतरीय विस्तार बताया ना, अभी तो थोड़ी देर पहले ही बताया, कितना 29 डिग्री 18 मिनट है जी। देखिए तो देशांतरीय लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, 29 डिग्री 18 मिनट है ना, मैंने 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट कितना हुआ, 29 डिग्री 18 मिनट हुआ बीच का गैप। और अक्षांशीय विस्तार लैटिट्यूडनल डिस्टेंस 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 100 मिनट कितना हुआ, 29 डिग्री 2 मिनट। वही तो बात कह रहा है कि देशांतरीय विस्तार लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 29 डिग्री 18 मिनट और अक्षांशीय विस्तार लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 29 डिग्री 9 मिनट है, दोनों सही है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों। निम्नलिखित नेशनल पार्कों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रमबद्ध कीजिए, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ। चलिए इसमें आते हैं, इंद्रावती नेशनल पार्क कौन से स्टेट में पड़ता है, जरा बताएंगे क्या है, बताइए। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, नागरहोल कर्नाटका में है ना, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, और माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। अगर आपको बढ़ना हो नॉर्थ से साउथ, तो सबसे पहले नॉर्थ में क्या है, उत्तराखंड, उसके नीचे आते हैं तो मध्य प्रदेश, इसके नीचे साउथ में आते हैं तो छत्तीसगढ़, और इसके नीचे साउथ में आते हैं तो कर्नाटका, यानी। और उत्तराखंड में कौन है, जिम कॉर्बेट यानी 3, मध्य प्रदेश में कौन है, माधव नेशनल पार्क यानी 4, छत्तीसगढ़ में कौन है, इंद्रावती नेशनल पार्क यानी 1, और कर्नाटक में कौन है, नागरहोल यानी 2। 3 4 1 2 ऑप्शन में देखिए तो 3 4 1 2 ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्या है भाई, सही बताइए। कुंभिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका में सही है, दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड में ये भी सही है, नैयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़ ये गलत है, यही गलत है, और कोटिगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में ये सही है। अब तब रहा सवाल कि सर तब नैयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो नैयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है। कहाँ पे है जी, छत्तीसगढ़ में नहीं है, केरल में है। कहाँ पे है, केरला में है ना, ना कि छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट आइए, इंटाकी, बेतला, सिरोही और गुंदई। अब देखो बात करें इंटाकी आपका पड़ता है नागालैंड में, बेतला पड़ता है झारखंड में, और सिरोही पड़ेगा मणिपुर में, और गुंडी पड़ेगा
कहाँ पे, गुंडी या गुंडी कहते हैं तमिलनाडु में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या, 3 1 4 2, 1 4 2। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में ठीक है, भितरकनिका उड़ीसा में पड़ता है, ये भी ठीक है, पिचवरम तमिलनाडु, ये भी ठीक है। गड़बड़ आपको देखने को वेम्बनाड कर्नाटक केरल, अगर केरल है तब ठीक है, कर्नाटक में नहीं। वेम्बनाड कहाँ पड़ता है जी, केरल में। दोनों नहीं हो सकता ऑप्शन, या तो कर्नाटक देगा केरल देगा, लेकिन ध्यान में रहेगी वेम्बनाड कहाँ पे है, केरल में है, ये मिसप्रिंट है। वेम्बनाड जो है केरल में है, कर्नाटक अगर दे रहा है तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट में आइए। यूनेस्को की अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है। यूनेस्को हैज गिवन द इंटरनेशनल रिकॉग्निशन टू नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, मानस बायोस्फीयर रिजर्व और सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए, अगर मैं बात करूं ना यूनेस्को के इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की, तो यूनेस्को ने इंडिया में लगभग, अगर मैं बात करूं बायोस्फीयर रिजर्व की, बायोस्फीयर रिजर्व की, इंडिया में टोटल कितने हैं जी, इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 13 बायोस्फीयर रिजर्व को, ध्यान से सुनिएगा, 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से इंडिया के 13 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के एमएबी में रखा गया है, यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में रखा गया है जी। 13 को यूनेस्को के मैब में, यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में रखा गया। किसको, 13 को। 13 कौन कौन से हैं, 13 का नाम, सबसे पहले जुड़ा था नीलगिरी। सबसे पहले कौन जुड़ा था, नीलगिरी 1986 में। उसके बाद और जुड़ता चला गया, नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, है ना, गल्फ ऑफ मन्नार, जिसको मन्नार की खाड़ी भी कहते हैं। उसके बाद हमारा जुड़ा सुंदरबन, नंदा देवी, उसके बाद अपना आता है नोकरेक, मेघालय का नोकरेक, है ना। फिर आपको आएगा मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी है। फिर उसके बाद आपको जुड़ेगा सिमलीपाल, उड़ीसा में सिमलीपाल, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा अचानकमार अमरकंटक, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका ग्रेट निकोबार, फिर उसके बाद अगस्त्यमलाई तमिलनाडु का, फिर उसके बाद खांगचेंगजोंग आ जाएगा आपका सिक्किम का, फिर आ जाएगा आपका पन्ना मध्य प्रदेश का, और सबसे रिसेंट जो जुड़ा है कोल्ड डेजर्ट, सबसे रिसेंट कौन सा जुड़ा है, कोल्ड डेजर्ट 2025 में है, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो टोटल 18 में से 13 जो है यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में है, जुड़ा है। तो ये आप अगर इसमें से देखें, नीलगिरी तो सबसे पहले जुड़ा है, नंदा देवी इसको कर, नीलगिरी है, नंदा देवी है और सिमलीपाल है। मानस को नहीं इसमें ऐड किया गया है, ये गलत है। आंसर 1 2 और 4। चलिए अब बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क यूनेस्को के विश्व विरासत में घोषित किया गया। अब लीजिए, अब देखिए राष्ट्रीय, ये तो बायोस्फीयर रिजर्व था। अगर मैं बात करूं नेशनल पार्क की, कितने से नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है, तो 7 नेशनल पार्क जो है, 7 नेशनल पार्क जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। 7 नेशनल पार्क यूनेस्को की। ये अभी क्या बात कर रहे थे हम लोग, बायोस्फीयर रिजर्व। टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 13 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में सम्मिलित है। सबसे पहला अगर पूछे तो नीलगिरी 1986, और सबसे लेटेस्ट पूछे तो कोल्ड डेजर्ट 2025 हिमाचल प्रदेश का। लेकिन यहां पे बात कर रहे हैं नेशनल पार्क की। कौन सा नेशनल पार्क यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो इंडिया के टोटल 7 नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हैं।
सबसे पहला मानस, मानस नेशनल पार्क कहां पे है? असम में। फिर बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में दिख रहा है, ये है कहां पे? आपके असम का है। फिर आपके सुंदरवन नेशनल पार्क कहां पे है? वेस्ट बंगाल। कितना हो गया? असम, काजीरंगा, सुंदरवन, कितना हुआ? 3। फिर आपको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिल जाएगा, कहां पे? आपके राजस्थान में। 4 हो गए। फिर आपके नंदा देवी मिलेगा आपको देखने को, नंदा देवी, तो अभी बताया था मानस, है ना? तो 3 इधर और नंदा देवी और मानस, 5 हो गए। फिर आपको दिखेगा वेस्टर्न घाट, कौन सा? वेस्टर्न घाट, जिसको हम पश्चिमी घाट कहते हैं, है ना? वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, और ग्रेट हिमालयन, ग्रेट हिमालयन, ग्रेट हिमालयन कहां पे है ये? ग्रेट हिमालयन हिमाचल प्रदेश में। वेस्टर्न घाट तो कई स्टेट्स में पड़ता है, तो 1 2 3 4 5 6 और टोटल 7 नेशनल पार्क जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? 1 2 3 इसका सही आंसर होगा। रणथंभौर इसमें नहीं शामिल है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में व्याघ्र आरक्षित टाइगर रिजर्व को उत्तर से दक्षिण की ओर बताइए। और उत्तर से दक्षिण की ओर बताइए तो दुधवा, दुधवा कहां पे है? यूपी में। पन्ना कहां पे है? एमपी में। पेंच कहां पे है? एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे पड़ता है। कौन? पेंच। यानी पेंच नेशनल पार्क, पेंच टाइगर रिजर्व एमपी में भी है और महाराष्ट्र में भी है, दोनों में साझा करता है। और इंद्रावती कहां पे है? छत्तीसगढ़ में। बताइए ना, सबसे उत्तर में कौन है? सबसे उत्तर में तो भैया यूपी ही है। यूपी के बाद तब फिर एमपी, एमपी के बाद क्या आता है? यूपी, यूपी के बाद क्या आता जी? एमपी, है ना? क्या होगा? हाँ ठीक है, फिर उसके बाद एमपी और फिर छत्तीसगढ़। 1 2 3 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। क्या है? शरावती घाटी, सतकोसिया महाखंड गॉर्ज, शरावती वैली, सतकोसिया गॉर्ज, पिरोटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, पिरोटन आइलैंड नेशनल पार्क, और भगवान महावीर सेंचुरी, भगवान महावीर अभयारण्य। आप देखिए, शरावती जो है, हमारे शरावती घाटी या शरावती वैली जो है, ये पड़ता है हमारे कहां पे? कर्नाटक में। ठीक है। सतकोसिया महाखंड या सतकोसिया गॉर्ज जो हमारा पड़ता है, ये पड़ता है ओडिशा में। ओडिशा में। पिरोटन द्वीप या पिरोटन राष्ट्रीय उद्यान जो आपको देखने को मिलेगा, ये है आपके कहा? गुजरात में। और भगवान महावीर अभयारण्य आपको देखने को मिलेगा कहां पे है? ये गोवा में। तो क्या आंसर होगा? 4 3 1 4 3 1 2। नेक्स्ट, 1937 में सीसी कार्टर द्वारा विभाजित किए गए वनस्पति प्रदेशों में कौन सा शामिल है? देखिए, कार्टर नाम के एक बोटानिस्ट थे, उन्होंने पूरे इंडिया को 7 वनस्पति प्रदेशों में, कहीं कहीं 7 देता है, कहीं कहीं 9 भी देता है, आप लोग देख लीजिएगा। सीसी कार्टर 1937 में इन्होंने पूरे इंडिया को 7 वेजिटेटिव रीजन्स या बोटानिकल रीजन्स भी इसको कहते हैं, 7 बोटानिकल रीजन, या कहीं कहीं 9 भी देता है, देख लीजिएगा आप लोग, बांटता है। उसमें उत्तर पश्चिमी हिमालय प्रदेश, नॉर्दर्न वेस्टर्न हिमालय रीजन है, दक्कन प्रदेश डेक्कन रीजन है, और छोटा नागपुर प्रदेश भी है, छोटा नागपुर रीजन भी है, लेकिन उसमें अंडमान और निकोबार आइलैंड नहीं आता है, ये इसका आंसर नहीं हो। नेक्स्ट 41 नंबर की गलत युग्म जोड़े का चयन कीजिए, सिलेक्ट इनकरेक्ट पेयर। ये वनस्पति प्रदेश है, ये मुख्य वृक्ष है। असम में क्या पाया जाता है जी? बांस और ताड़, बंबू और पाम। सिंधु मैदान प्रदेश, इंडस प्लेन रीजन में क्या पाया जाता है? बबूल और खजूर, खेजर भी कहते हैं इसको।
दक्कन प्रदेश में नीम और महुआ, डेक्कन रीजन में नीम महुआ, और गंगा के प्रदेश में गंगा प्लेन रीजन में शीशम और जामुन। अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, एक तरह का ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन इस मायने में है कि ये बात सही है कि असम में बांस और ताड़ पाया जाता है, सिंधु मैदान में बबूल और खजूर है, दक्कन प्रदेश में नीम महुआ और गंगा में शीशम और जामुन पाया जाता है, ये सब सही है। लेकिन इसमें ट्रिकी इस मामले में है, ट्रिकी क्वेश्चन ये इस मामले में है, भले असम में बांस और ताड़ पाया जाता है, लेकिन अगर मुख्य वृक्ष की बात करें तो असम में हमेशा सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं, सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, असम में हमेशा किस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं? सदाबहार, एवरग्रीन ट्रीज कहते हैं इसको, एवरग्रीन ट्रीज पाए जाते हैं हमेशा। कहां पे? असम में हमेशा सदाबहार वृक्ष, एवरग्रीन ट्रीज पाए जाते हैं। और इसमें एक है नाहौर, का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नाहौर। क्या नाम है जी? नाहौर। और डेप्टेरोकार्पस, एक नाम है नाहौर, एक नाम है डेप्टेरोकार्पस नाम का ट्री है। दो ट्री मुख्य रूप से आपको देखना, नाहौर और डेप्टेरोकार्पस जो है असम में की बात अगर मैं कर रहा हूं, असम रीजन की बात करें तो असम रीजन में सदाबहार पेड़ यानी एवरग्रीन ट्रीज पाए जाती है। और एवरग्रीन ट्रीज के दो मुख्य प्रकार है, प्रजाति है, एक है नाहौर और एक डेप्टेरोकार्पस है। डेप्टेरोकार्पस है, बांस और ताड़ पाए जाते हैं लेकिन मुख्य वृक्ष नहीं है, इसलिए इसका आंसर असम प्रदेश होगा। गलत बात कह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में मैंग्रोव वनों में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है ना? क्या है भाई? अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, इंडिया इंक्रीज 17 स्क्वायर किलोमीटर मैंग्रोव फॉरेस्ट हैज बीन रिकॉर्डेड। ये स्टेटमेंट सही है। 17 स्क्वायर किलोमीटर मैंग्रोव, 17 स्क्वायर किलोमीटर मैंग्रोव फॉरेस्ट बढ़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे अधिक वन है, ये गलत है। मध्य प्रदेश में, कहां पे? मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी में, ना कि यूपी में नहीं, एमपी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे लार्जेस्ट है, सबसे ज्यादा पेड़ वहीं पे हैं, वनों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, प्रतिशत के आधार पर शीर्ष वन आवरण वाले राज्य। प्रतिशत के आधार पर देखो, क्षेत्रफल अलग हो गया क्योंकि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल बड़ा है तो वहां पे क्षेत्रफल की दृष्टि से वहां पे वनावरण ज्यादा है। लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें कि मतलब कोई राज्य है वहां का क्षेत्रफल कम है लेकिन वहां पे फॉरेस्ट ज्यादा है परसेंट वाइज, उस आधार पे अगर आप बांटे तो सबसे ज्यादा क्या होगा? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से मिजोरम है। कितना? 84%। कितना जी? 84% वन किसमें है? मिजोरम में। अब मिजोरम के बाद दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आता है 79% फॉरेस्ट के साथ। अब मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका आता है मेघालय, 76% वन यहाँ पे है। अब मेघालय के बाद तब आता है मणिपुर, लगभग 74% वनों के साथ। और इस तरह से ये ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। सबसे ज्यादा परसेंटेज वन आवरण मिजोरम 84%, फिर अरुणाचल 79%, फिर मेघालय 76% और फिर मणिपुर 74% वन आवरण है। तो ये आपका रहा करेंट अफेयर्स प्लस ज्योग्राफी का डिस्कशन। पहले ही मैडम ने आपको हिस्ट्री और पॉलिटी का डिस्कशन करा दिया है। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। तो आप लोग ऐसे ही रोज टेस्ट देते रहिए। टेस्ट का जो शेड्यूल है, मॉड्यूल आपको बता देते हैं। फिलहाल जो हमने टेस्ट का मॉड्यूल रखा है, डेली टेस्ट सीरीज का, डेली टेस्ट सीरीज का जो मॉड्यूल हमने रखा है, मंडे एक दिन गैप करके वेडनेसडे, फिर एक दिन गैप करके फ्राइडे, और फ्राइडे के बाद गैप नहीं है सैटरडे, यानी वीक में 4 दिन हम लोग डेली टेस्ट सीरीज वाला डेली नाम रखा है। हालांकि इसलिए नाम रखा था कि हमारा प्लान था रोज करने का, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए हम इसको वीक में 4 दिन दे रहे हैं। आगे ये रोज चलेगा, कंटिन्यू होगा।
मंडे को आपका आर्ट्स यानी जनरल स्टडीज का होगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, प्लस करंट अफेयर्स तो रहेगा ही। वेडनेसडे को आपको साइंस का मिलेगा करंट टेस्ट सीरीज। फ्राइडे को आपको फिर जीएस रहेगा, जीएस में इसमें करंट अफेयर्स के पोर्शन ज्यादा रहेंगे। और सैटरडे को आपको करंट अफेयर्स प्लस आपको मिलेगा क्या, इको के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। और ये हमारा सिलेबस के हिसाब से ये फिलहाल टेस्ट सीरीज का ये मॉड्यूल चलेगा। ठीक है, क्लासेस का टाइमिंग 2 से 4, टेस्ट का टाइमिंग 1 बजे से लेके 2 बजे तक, 1 घंटे का टेस्ट। ठीक है, चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।